बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो फाइल मुझे पकड़ाते हुए कांपी थी, ना जाने उसे मुझसे इतना खौफ क्यों महसूस होता था। मैंने फाइल हाथ में पकड़ी और उसे अपने सामने बिठा लिया। हमेशा की तरह आज भी वो तन्हाई में अपना सारा एतमाद खो बैठी थी। बाय में होने के बावजूद उसका कांपता हुआ वजूद मुझे वाज़ेह महसूस हो रहा था। मैंने इससे आज भी वही सवाल दोहराया था जो पिछले 1.5 साल से पूछ रहा था, मगर उसने आज भी हमेशा की तरह जवाब देने से गुरेज किया था। ऑफिस का वक्त ख़त्म हो रहा था। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी और खुद बैठकर उसके मुतालिक सोचने लगा था। वो मेरी बेटी की हम उम्र थी, उसकी जिम्मेदारी अकाउंट देखना थी जिसे वह बखूबी निभा रही थी। जब सब लोग ग्रुप की शक्ल में आते और बारी बारी मुझे अपनी कारकर्दगी के मुतालिक बताते, तो इन सब में सबसे बेहतरीन अंदाज में वो बताती थी। मुझे बस इस चीज़ की खोज करना थी, वो लोगों में इतनी देदा दिलेरी से बात करने वाली लड़की तन्हाई में इतनी खौफजदा क्यों हो जाती है। उसका नाम महरीन था। महरीन मेरे ऑफिस के अलावा एक और कंपनी में भी काम करती थी। मेरे ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधी वहाँ चली गई और मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। उसको ये जिम्मेदारी सौंपने की घर से कि मुझे महरीन के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करे। मेरी अपने दोस्त से बेहतरीन अंदाज में मुलाकात हुई। बहुत वक्त तक गपशप होती रही। आखिर मैंने मुद्दे की बात को छेड़ा और सारी बात अपने दोस्त की गोश गुजार करने के बाद उसको समझाया कि ये काम इतनी राजदारी से करना है कि खुद महरून को भी खबर ना हो। मेरे दोस्त ने हामी भर ली और मैं उससे इजाज़त लेकर घर आ गया। मैं अपने वर्कर्स के साथ बतौर बॉस नहीं बतौर बाप ट्रीट करता था। इस लड़की के मुतालिक मालूमात निकालने का मकसद भी यही था कि जहाँ तक हो सके उसका मिसाल का तरादुब किया जाए। ठीक 24 दिन बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल मौसूल हुई। उसने मुझे चाय पर बुलाया। यकीनन वो महरीन के मुतालिक सारी मालूमात ले चुका था। मुँह में गपशप के बाद बामकसद बातचीत शुरू हुई और मेरे दोस्त ने बताया कि महरीन एक पसमानदा गाँव से ताल्लुक़ रखती है। बचपन में यतीम हुई, उसकी माँ के पास कोई जरिया माश नहीं था, इसलिए वो लोगों के चंद अच्छे घरों में काम करने लगी। जब महरीन खुद स्कूल जाने लगी तो वो वापसी पर माँ के पास आ जाती। उसकी माँ जिन घरों में काम करती थी, इसमें से जो बच्चे पढ़े लिखे थे, इनसे कहकर महरीन को भी पढ़ा लेती और अक्सर औकात इन घरों से कुछ न कुछ बचा कुचा खाने को भी मिल जाता। यूं गुजर बसर होती रही। जब महरीन की तालीम मिडल तक मुकम्मल हो गई तो वो 9वीं क्लास में थी। अपनी वालदा के हमरा एक घर के काम कर रही थी और बैठकर पढ़ने लगी। उसके वालदा छोटे मोटे काम निपटाने लगी। इसी दौरान उस घर के जवान बेटे ने महरीन से दस्त दराजी करने की कोशिश की। शोर मचाने पर वो उस लड़के से तो महफूज रही, मगर उसकी इज्जत का जनाजा सारे गाँव में निकल गया। फिर उसकी अम्मा उसे कभी काम पर साथ नहीं ले गई। उसकी माँ काम पर जाती तो बाहर से ताला लगा जाती, मगर ताले के अंदर भी महरीन महफूज न थी। उस लड़के ने दीवार फैलाकर महरीन को बेआबरू करना चाहा, मगर अहले मोहल्ला की मुदाखलत पर नाकाम रहा। उसकी वालदा फिर महरीन को साथ ले जाने लगी। अब गांव के सब मुअज्जिज़ और नमाजी परहेज़ी शख्स के घर बैठाती, मगर वहां से भी उसे ऐसी अरसानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक महरीन वालदा के साथ गाँव छोड़कर शहर मुंतकिल हो गई और यहाँ तालीम और रिज़्क़ के मौके ज़्यादा थे, इसलिए हालत में भी कुछ बेहतरी हो गई। जब वो लोग शहर मुंतकिल हुए तो उस पर एक बात वाज़ेह हो गई कि इंसान कहीं का भी हो, दरिंदा बनते वक्त देर नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो लड़कों के अलावा प्रोफेसर साहबान तक ने हवस मिटाने की एवज़ कामयाबी की ज़मानतें दी। ऐसे ऐसे पारसा लोगों की तन्हाई में गिलाज़त देख कर वो इस कदर सहम गई है कि किसी मर्द पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सारी दीगर मालूमात दी, जिन पर गौर फिक्र करने के बाद मैंने महरीन को इत्मीनान देने का फैसला किया, मगर चाहकर भी ऐसा ना कर सका। आज महरीन मेरी बहू है, मगर वो आज भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी है जिसे वो एक लम्हे के लिए भी तनहा नहीं छोड़ती और अक्सर वसीयत करती है कि मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी को मेरे साथ दफन कर दिया जाए। इस वसीयत की वजह से सिर्फ उसका खौफ है जो हम जैसे मर्दों ने उसके दिल में बिठा दिया है। मैंने तहकीक के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि महरीन को जितनी बार भी रसा किया गया तन्हाई में किया गया, यानी महफिलों में नेक लोग, तन्हाई में इब्लीस के चिल्ले बने। यही वजह है कि वो तन्हाई में अदम एतमाद का शिकार हो जाती है। ये सिर्फ एक महरीन की कहानी है। सोचें हर रोज मेरे मुल्क में कितनी महरीन पैदा हो रही हैं। सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शौहर के सामने तो खुद सास को बुरा भला कह नहीं सकती थी, लिहाजा बहू ने फौरन अपने चंद माह के बेटे को चुटकी काटी जो रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर से कहा था, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस शदीद ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा।
शौहर ने उठकर बीवी के हुक्म की तामील करते हुए माँ को झिड़का था, मगर खांसी झिड़कने से कहाँ रुकती है। फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीजा थी, लिहाजा उसके बेटे ने उठकर उसका बिस्तर सेहन में लगा दिया था। बूढ़ी नातवा माँ अपने जवां पुत्र की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सेहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चारपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सेहन में सख्त सर्दी, दिसंबर की यख बस्ता रातें थी। ऊपर से टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों तक को ज़ाया कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांसें रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुकी रहती थी। कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अब अंदर पहले से भी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी में वक्फा भी नहीं हो रहा था, सिवाय इन चंद लम्हों के कब बूढ़ी सांस की सांसें भी थमी होती थी। लिहाजा बहू ने एक बार अपने बेटे को चुटकी काटी, जो रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज पर उसका शौहर भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने शौहर से सास की खांसी की शिकायत की। अब की बार शौहर उठा और आन की आन में अपनी माँ के सर पर आन पहुंचा। चारपाई का एक सिरा पकड़कर खींचा और खींचता हुआ सेन के दूसरे सिरे तक ले गया। माँ बेचारी कहीं रास्ते में ही गिर गई थी। वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहेती बीवी के पास लौट रहा था तो उसका पांव अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा। माँ के मुंह से भी अख्तियार निकला हस्बी अल्लाह के अल्फाज निकले और साथ ही मुंह से निकला पुत्र तेनु सट नहीं बची। बेटे ने कोई जवाब ना दिया और एक बार फिर अपनी माँ के सिटने के अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया। जब उसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया और अपने शौहर को भी करवा लिया तो फिर इस नाहिंजार को उसकी माँ की मौत की खबर सुनाई गई और शौहर अब की बार भी कोई पेशमा ना हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गाँव से मांग कर बीवी के पेट का जहन्नुम भरा और माँ को उसका अपना खरीद कर रखा गया कफन पहनाकर कब्र में उतार दिया। वक्त गुजरता गया। इस बदबख्त का बेटा जवान हुआ। बीवी बेटे की चढ़ती जवानी में ही फौत हो गई, जबकि वो मकाफाते अमल से गुजरने के लिए जिंदा रहा। वो बूढ़ा हो चुका था। खांसने की वजह से उसकी चारपाई दिसंबर जनवरी की यकबस्ता रातों में भी सेन के आखिरी कोने में उस मकाम पर होती, जहाँ आखिरी बार उसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया। उसके पास उड़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था। अलबत्ता वो मर्द था, चल फिर सकता था, लिहाजा वो दूर दूर के देहातों में जाकर कचरा कुंडियों से गर्म कपड़े ढूंढ लाता जो उसे सर्दी से बचाने के काम आते, मगर सर्दी से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने नौमलूद पोते को प्यार कर रहा था कि बहू ने देख लिया। शो में किस्मत को उसका पोता रात को बीमार पड़ गया। उसकी बीवी ने अपने शौहर के सामने सारा इल्जाम ससुर पर डालते हुए बताया कि ससुर ने उसे उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा। मेरे मांगने पर मुझे गालियां देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चों को बाप दादा के प्यार से महरूम कर रही है। साथ ही बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। यहाँ तक शौहर तेज में उठ आया और बाप को सेन के कोने में पड़ी चारपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटे के हाथों जलीलो रुस्वा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया तो उसे अपनी माँ की याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बूढ़े की फिक्र करते हुए बेचा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। साथ ही बूढ़ा शख्स अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात सर्दी में ठठर ठठर कर मर गया। कहानी से सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है जो हमारी औलादें हमें पढ़कर सुनाती हैं। इख्तिताम।